हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 13 फरवरी 2025 करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से, मतलब पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ही कह रहा है, राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प में है 10 फरवरी, 13 फरवरी, 13 मार्च, 8 मार्च। तो आपको बताना है इसमें से किस दिवस को जो है, किस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो सही उत्तर आपका रहेगा 13 फरवरी। कौन सा सही रहेगा? 13 फरवरी। और आज कौन सा दिन है? 13 फरवरी ही जो है आज है, यानी आज हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। यहाँ अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय होता तो यहाँ आपका जो है 8 मार्च हो जाता, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर यह दिन मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। और 8 मार्च को जो है प्रतिवर्ष जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो ध्यान रखना। इससे संबंधित और क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। तो आपको बताना, ये 3 विकल्प है आपके पास, इसमें से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है यह दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है। फिर अगला कह रहा है यह दिवस पहली जो है महिला राज्यपाल थी, ये भारत की, देखिएगा, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो ये तीनों में से कौन सा आपका सही है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अभी आपको बताया ना, राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है? 13 जो है फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और 8 मार्च को आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये विकल्प, पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है यह दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है, तो ये आपका सही हो गया। ये आपको पहले क्वेश्चन में भी हम बताएं कि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। कह रहा सरोजिनी नायडू जो है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो हाँ, ये भी बात आपका सही है और ये भी आपका सही है, यानी पहला गलत हो गया। तो पहला यहाँ भी है, पहला यहाँ भी है, पहला यहाँ भी है, यानी तीनों आपका गलत हो गया। कौन सही गया? 2 और 3 सही गए। एक विकल्प आप जान रहे थे, आपका सब विकल्प सही हो गया, मतलब आप उत्तर जो है निकाल ले गए। तो इस तरह से जो है होता है, कूट वाले क्वेश्चन को जो है ऐसे लगाया जाता है। तो देखिएगा, ये भारत के जो है उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसको उस समय जो है संयुक्त प्रांत कहा जाता था, 1947 में राज्यपाल बनी थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब इनके बारे में देख लीजिएगा। नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को मनाया जा रहा है। यह भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री, राजनीतिज्ञ सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में जो है मनाया जा रहा है। जन्म इनका जो है हैदराबाद में हुआ था, जो वर्तमान में तेलंगाना में है। कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को हुआ था, 1879 को। और मृत्यु जो है 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुआ था। हार्ट अटैक के आने की वजह से इनका जो है देहांत हो गया था। ये लखनऊ में इनका इसलिए मृत्यु हुआ था क्योंकि ये उस समय वर्तमान में राज्यपाल थे किसके? उत्तर प्रदेश, जो उस समय का संयुक्त प्रांत था। ये 1947 में जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बने थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुल ये हिंद के रूप में भी जो है जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी इनका याद रखना। ये भी पूछा जाता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। और ये देखिएगा, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थे, तो 1917 में जो है एनी बेसेंट, वो कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए प्रथम भारतीय कौन महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो है बनी थी, तो आपको बताना है सरोजिनी नायडू, जो 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, उसमें ये अध्यक्षता की थी। कौन की थी? सरोजिनी नायडू। ये भारत की प्रथम भारतीय महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये बातें आपको कई बार पूछा जा चुका है, तो दोनों आपको याद रखना। एनी बेसेंट जो है कोई भी महिला थी, क्योंकि वो विदेशी थी, तो महिला का खाली पूछा जाए तो कौन रहेगी? एनी बेसेंट, 1917 में की थी अध्यक्षता। लेकिन अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो कौन रहेंगी? आपके सरोजिनी नायडू रहेंगी। हम ये बात आपको बता दिए, पहली महिला राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की थी, जिसे संयुक्त प्रांत उस समय कहा जाता था। 24 जनवरी
1950 को इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसीलिए जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे दी गोल्डन थ्रेश होल्डर 1905 में जो है लिखी है इनकी पुस्तक। दी वर्ड ऑफ टाइम 1912 में। दी ब्रोकन विंग ये भी लिखा गया है इनके द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना एकता के राजदूत 1920 में इनके द्वारा लिखा गया है। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने जो है मोहम्मद अली जिन्ना को एकता का राजदूत कहा था, तो कौन कहा था? सरोजिनी नायडू कहा था। और इस बुक में जो है इनके नाम से इसी नाम से जो है बुक भी रिलीज किया है इन्होंने। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री के अंतर्गत पूछा जा चुका है। ये देखिएगा सरोजिनी नायडू जी हैं, ये नेशनल वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यानी जिसे कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? यहाँ आपका 2-3 क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है कौन रिलीज करता है, कौन जारी करता है। दूसरे नंबर भारत की इसमें रैंकिंग क्या है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये आपको बताना है इसमें जो पहला स्थान किस देश को मिला है। तो अभी आपको पूरा इसके बारे में डिटेल बता देते हैं हम। तो विकल्प पहले देखिएगा, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। तो पहला स्थान किसे मिला है? सही उत्तर आपका रहेगा डेनमार्क को। किसको मिला है? डेनमार्क को। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये 7वीं बार लगातार, वो भी 7वीं बार तो सही है, लेकिन लगातार 7वीं बार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पहले स्थान पे अपना स्थान बनाए रखा है। कौन? डेनमार्क। सेकंड प्लेस पे आपका फिनलैंड है, थर्ड पे आपका जो है सिंगापुर है। तो बातें ये सब जो है आपको याद रखना है। यहां से किसी भी एंगल से आपका क्वेश्चन पूछे तो ये देख लीजिए, इसका सोल्यूशन यहां से आपका कवर हो जाएगा। डेनमार्क इसमें फर्स्ट स्थान पे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल एनजीओ है, इसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है, जो बर्लिन में स्थित है। बर्लिन कहाँ है आपका? जर्मनी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो है कौन रिलीज करता है और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो बर्लिन में है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है 1993 में 1993 में जो है स्थापित किया गया था। और ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 से प्रत्येक वर्ष 1995 से प्रत्येक वर्ष इसको जो है जारी किया जाता है। तो ये सब आपके इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है आपको। देखेंगे 2024 में भारत की रैंकिंग अगर तो 96 स्थान है भारत का, 96 स्थान। कितने देशों में? 180 देशों में। और स्कोर जो है भारत का 38 हो गया है, 40 से घट करके, पिछले वर्ष 40 था, आपकी घट करके कितना हो गया? 38 हो गया है। ये आपको ध्यान रखना कि स्कोर घटा है। पिछले 10 वर्षों में भारत की स्थिति जो है खराब हुई है, तो ये आपको याद रखना है। 2023 में देखेंगे भारत की रैंकिंग कितना थी? 93 था। उससे जो है 3 अंक स्कोर जो है आपका घटा है और प्लेस आपका बढ़ गया, 3 स्थान जो है नीचे गिरा है, ऐसा कह सकते हैं। तो 180 देशों में पिछली बार 93 इसका रैंक था और 40 स्कोर था। और अब की बार कितना हो गया? स्कोर 38 हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा, जितना जीरो रहेगा, जीरो के करीब जितना रहेगा, उतना जो है खराब स्थिति है आपका भ्रष्टाचार के मामले में। और जितना अच्छा रैंकिंग रहेगा, 100 के जितना करीब रहेगा, उतना आपका जो है सही स्थिति रहेगा। इसके बारे में भी अभी आपको बताते हैं। अगर शीर्ष रैंकिंग देखेंगे पूरे इसमें रैंकिंग में, तो डेनमार्क जो है 90 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पे है। फिनलैंड सेकंड पे है 88 स्कोर के साथ। और सिंगापुर आपका जो है 84 स्कोर के साथ थर्ड प्लेस पे बना हुआ है। आपको हम पहले ही बता दिए इसको। अगर अंतिम स्थान पे नीचे से कह लीजिए टॉप कौन किया है, तो नीचे से आपका दक्षिण सूडान टॉप किया है, साउथ सूडान जिसे कहते हैं। 8 स्कोर ला करके जो है 180वें स्थान पे बना है। देखिएगा, टॉप 2 तरह से होता है, आप जानते होंगे, एक ऊपर से कोई टॉप करता है, एक नीचे से कोई टॉप करता है। तो ज्यादा जो मान्यता किसकी होती है? जो नीचे से टॉप करता है ना। ऊपर से जो टॉप करता है उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, आप लोग जानते हैं। वो तो मैं हंसी कर रहा था। तो देखिएगा, दक्षिण सूडान जो है 180वें स्थान पे है। सोमालिया जो है 179 स्थान पे है, 179वें स्थान पे है 9 स्कोर के साथ है। और देखेंगे वेनेजुएला जो है आपका 178 स्थान पे है।
तो ये तीनों इधर याद रखना है, और जो टॉप पे है इसको याद रखना है। जो कहने का मतलब जो ऊपर से टॉप किया है उसको भी याद रखना है, जो नीचे से टॉप किया है उसको भी याद रखना है, और अपना प्यारे देश के बारे में रैंकिंग तो याद ही रखना, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। अगर आप 10 देश देखना चाहते हैं तो 10 रैंकिंग वाले देश को देख लीजिए, क्योंकि कई बार जो 5वां रैंकिंग पूछा गया है। तो डेनमार्क आपको बता दिए पहले स्थान पे, फिनलैंड दूसरे, सिंगापुर तीसरे, न्यूजीलैंड आपका 83 स्कोर के साथ चौथे स्थान पे बना हुआ है। लग्जमबर्ग देखिएगा, ये 3 देश हैं जो इसमें जो है 5वें स्थान पे हैं। लग्जमबर्ग हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड 81 स्कोर के साथ जो है ये 5वें स्थान पे बने हुए हैं। और आपका देखेंगे स्वीडन जो है 80 स्कोर के साथ 8वें स्थान पे है, और नीदरलैंड आपका 78 स्कोर के साथ 9वें स्थान पे है, और ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड ये सब 77 स्कोर के साथ जो है 10वें स्थान पे है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में और देख लीजिए, देखिए कई बार होता है कि अगर मान लीजिए हम एग्जाम दिए और उसमें कौन पास हुआ कौन नहीं पास हुआ, हम तो टॉप किए या मान लीजिए हम फेल हुए, लेकिन हमारे पड़ोसी का क्या स्थान है ये जानना हमारे लिए ज्यादा उत्सुकता की बात होती है। कई बार हम लोग यही जानना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी का इसमें जो है क्या क्या मतलब पोजीशन है। तो देख लीजिए 2024 में पाकिस्तान 135वें स्थान पे है, और श्रीलंका 121वें स्थान पे है, बांग्लादेश 149, भ्रष्टाचार देख ही रहे हैं बांग्लादेश में किस तरह से जो अपना चरम सीमा पर है, और चीन 76वें स्थान पे है। तो अगर चीन को देखा जाए तो चीन हमसे जो है आगे है, नहीं तो ये सब देश हमसे पीछे हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर देशों का जो मूल्यांकन करता है, जिसमें 0 अत्यधिक भ्रष्ट देश और 100 जो है बहुत ईमानदार तक जो है पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। आपको हम पहले ही बता दिए ये बात कि 0 जिसका रहता है उसका सबसे खराब स्थिति रहती है 0 की तरफ स्कोर, और जो सबसे 100 की तरफ जिसका स्कोर रहता है वो सबसे अच्छा स्कोर रहता है। अभी स्वीडन जो है 90 स्कोर के साथ शीर्ष पे बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके बारे में हम डिटेल्स में भी आपको बता दिए कब से रिलीज कर रहा है, 1995 से ये डाटा जो है रिलीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, R-37M मिसाइल भारत किस देश से जो है प्राप्त करेगा। तो ये आपको बताना है कि ये मिसाइल जो अभी है ये भारत किसी देश से समझौता किया है, तो ये किस देश से जो है मिसाइल पाएगा भारत। तो विकल्प में यूएसए, रूस, इजराइल, फ्रांस। तो सही उत्तर आप बताना है आपको किस देश से ये मिसाइल भारत प्राप्त करेगा। सही उत्तर आपका रहेगा रूस। रूस से ये मिसाइल भारत को मिलेगा। तो ध्यान रखना है, ये इसकी विशेषता भी देख लीजिएगा। रूस ने भारत को R-37M मिसाइल देने की पेशकश की है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन हवा से हवा में मार करने वाली, ये भी आपको याद रखना है, एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल में से एक है। तो ये यही आपसे पूछा जा सकता है, ये कहां से कहां मार करती है, कि लैंड से एयर में, एयर से लैंड पर। तो ये आपको एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब ये मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को दुश्मन के लड़ाकू विमान और ड्रोन को जो है दृश्य सीमा से परे निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, और मिसाइल की रेंज जो है 300 से 400 किलोमीटर है, और इसकी गति जो है मैक 6 तक है। मैक 6 के बारे में आपको जो है, मैक 6 के बारे में ये जो है, इसके बारे में कभी डिटेल्स में पूरा बता देंगे कैसे मैक जो है काउंट किया जाता है। ये देखिएगा आपका जो है ये मिसाइल है आपके। अगला है, किसके द्वारा यूनानी चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, उद्घाटन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। विकल्प में है नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, प्रताप राव जाधव। तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, और यूनानी चिकित्सा पर। अभी आपको बता दें 11 फरवरी को जो है वर्ल्ड यूनानी डे मनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है, राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो 11 फरवरी को जो है विश्व यूनानी दिवस के अवसर पर जो है, जिसके जनक जो होते हैं हकीम अजमल खान होते हैं, इनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। ये बात भी आपसे पूछा जा चुका है, तो हकीम अजमल खान के बारे में भी याद रखना है। को 11 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यूनानी चिकित्सा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। किस किस पर? यूनानी चिकित्सा पर। तो ध्यान रखना है, विषय अब की वर्ष का था एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार और आगे का रास्ता। इस विषय के तहत इसको जो है आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस यूनानी चिकित्सा पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। तो ये देखिएगा यूनानी डे मनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में ये उसका उद्घाटन किया गया था। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब टाइटल जो है किसने जीता है? आपको बताना है राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। विकल्प में है पंकज आडवाणी, ब्रिजेश दमानी, राहुल बनर्जी, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कौन ये चैंपियनशिप जो है अपने नाम किया है। सही उत्तर आपका रहेगा पंकज आडवाणी। स्नूकर के क्षेत्र में जो है काफी जाने माने पर्सनालिटी हैं पंकज आडवाणी। इनके बारे में जरूर आप देखे होंगे, इमेज इनका देखे होंगे, उसके बाद इनको जानते भी होंगे। तो ये जो है ब्रिजेश दमानी को हरा करके ये खिताब जीते हैं, यानी दमन इनका, दमानी इनका नाम है ना, ब्रिजेश का इन्होंने जो है दमन कर दिया है, हरा दिया है। तो पंकज आडवाणी को ध्यान रखना है। भारत के सबसे सफल स्नूकर खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जो है जीत ली है, जो उनका 36वां राष्ट्रीय खिताब है, टाइटल्स है, और 10वीं जो है पुरुष स्नूकर है चैंपियनशिप है। ये आपको ये बातें महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। तो ये देखिएगा इस टूर्नामेंट के प्रदर्शन से जो है एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का निर्धारण होगा। यही टीम के माध्यम से जो है, इसी प्रदर्शन के माध्यम से ये निर्धारण होगा कि भारत जो है एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए टीम कैसे बनेगा। तो ये याद रखना है। ये आपको हम बता दिए किसको हराए हैं, ब्रिजेश दमानी को हरा करके ये बने हैं। और ये भी याद रखना ओएनजीसी का ये जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये खेल रहे थे। तो ये आपका पंकज आडवाणी है। देख लीजिए स्नूकर जो है किस तरह से खेलते हैं। इनका जो है काफी नाम है इस क्षेत्र में, इन्हीं के द्वारा जो है लगभग अवार्ड आता है। अगला है देखिएगा, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आपको बताना, ये कह रहा है पहले, यानी अभी तक कोई इंग्लैंड के खिलाफ 4000 रन नहीं बना पाया है। कल अभी आपका जो है अहमदाबाद में मैच था, आपको इसके बारे में हम कल बता दिए थे। वहीं जो है आईसीसी द्वारा डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ पहल का कल शुरुआत किया गया था। ये चीज आपको कल हम क्वेश्चन बता दिए थे। तो वहीं जो है विराट कोहली ने 52 रन बना करके 4000 रन बनाया है, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये आपको ध्यान रखना, किसने बनाया है? विराट कोहली ने बनाया है। कहां बनाया है? अहमदाबाद में। तो देखिएगा विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर लिए हैं, और कोहली ने सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान 52 रन जो है बना करके यह उपलब्धि हासिल की है। कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय और विश्व के 6वें खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पहले भारतीय है, तो याद रखना है पहले भारतीय हैं और विश्व के 6वें खिलाड़ी हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी देखिएगा ये चीज आपको बताए थे, डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव्स पहल का शुरुआत कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन करने जा रहा था आईसीसी। तो ये ध्यान रखना, यानी 12 फरवरी को ये आयोजन किया गया था अहमदाबाद में, जहां भारत और इंग्लैंड का जो है वो तीसरा वनडे मैच हो रहा था। तो जय शाह ने इसका जो है घोषणा किया था। ये देखिएगा आपका विराट कोहली है, तो ध्यान रखना है इनको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा लंपी स्किन डिजीज, बहुत चर्चा में रहा पिछले कुछ वर्षों में लंपी स्किन डिजीज, लंपी स्किन डिजीज। तो ये जो है सब बहुत चर्चा में रहा। तो सबसे ज्यादा किस प्रजाति या समूह को प्रभावित करता है? तो इसके लिए भी वैक्सीन का निर्माण हुआ है, तो इसी कारण से ये चर्चा में था, लंपी स्किन डिजीज। तो कह रहा है किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, किस प्रजाति को? विकल्प में चिड़िया, मवेशी, मानव, हाथी। तो किसको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? सही उत्तर आपका रहेगा मवेशी, कैटल्स को जो है सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है लंपी स्किन डिजीज। देख लीजिए
ये न्यूज इसलिए है, इसका खबर चर्चा में इसलिए है कि हैदराबाद स्थित बायोटेक कंपनी है बायोवेट, ये कंपनी का नाम याद रखना है क्योंकि ऐसे डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि जैसे कोई वैक्सीन बना है तो किस कंपनी द्वारा जो है इसका वैक्सीन का निर्माण किया गया है। अभी पीसीएस 2024 का पीसीएस जब था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा ये बनाया गया था, उसका वैक्सीन पूछा था। सॉरी, हम नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्ट, तो उसके बारे में इसको पूछा गया था। तो इसीलिए याद रखना है, लंपी स्किन डिजीज बायोवेट नामक कंपनी है जो हैदराबाद में स्थित है। तो इसके द्वारा डेयरी, मवेशी और भैंसों के लिए जो है अपने लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन, जिसका नाम है बायो लंपी वैक्सीन, के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है। तो ये वैक्सीन जो है जिसका नियंत्रण करता है कि अगर वैक्सीन लगाने लायक है कि नहीं है, तो ये केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन है, उससे इसको मंजूरी मिल गई है। यानी अब जो जानवरों पर, कैटल्स पर जो है ये इस वैक्सीन को जो है लगाया जाएगा। ये लंपी स्किन डिजीज के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। यह एक संक्रामक वायरल बीमारी है, पॉक्सीविरिडे परिवार से संबंधित है। तो ये लेकिन जूनोटिक वायरस नहीं है। जूनोटिक वायरस क्या होता है, जो जानवरों से मानव में फैलता है। तो ये आपको इमेज के माध्यम से दिखा देते हैं। लंपी स्किन डिजीज आपका ये मानव में नहीं फैलता है, तो यह किस में फैलता है, मवेशियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए जूनोटिक बीमारी नहीं है। मुख्य रूप से देखेंगे तो मवेशियों को और कुछ हद तक जो है भैंसों को ये प्रभावित करता है। तो याद रखना है। देखिएगा, ये आपके हैं लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गाय। देखेंगे या खून पीने वाले कीड़ों, दूषित पानी या चारे से फैलता है, मानव में नहीं फैलता। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, गाय पर या कैटल्स पर जो है इतना प्रभाव पड़ता है कि वो दूध बहुत ही कम कर देती है या तो दूध देना ही बंद कर देती है, कमजोर हो जाती है, कई बार डेथ हो जाता है। तो काफी बड़े स्तर पर अभी कुछ दिन पहले जो है भारत में इस वायरस से जो है प्रभावित हुए थे कैटल्स सब, लेकिन अब इस पर जो है वैक्सीन बन गया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर जो है पॉजिटिव खबरें देखने को आपको मिलेंगी। अगला है, देखिएगा, चौथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक्शन समिट 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। अभी आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरे एआई एक्शन समिट में फ्रांस की राजधानी पेरिस में शामिल होने के लिए गए थे। वहां उन्होंने इसकी जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ इसकी सह अध्यक्षता की थी। तो वहां ये गए थे तीसरे, लेकिन ये तीसरे के लिए गए थे। अभी ये चौथे का आयोजन भी डिसीजन हो गया कि कहां होगा। तो आपको बताना है किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा। विकल्प में है यूएसए, भारत, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, रूस। तो कहां इसका आयोजन किया जाएगा, यह मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो अभी भारत, ये जो है भारत ने इसकी मेजबानी के लिए, मतलब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसमें घोषणा कर दिया गया कि भारत अगले वर्ष जो है इसकी मेजबानी की जाएगी एआई एक्शन समिट 2026 की। तो देख लीजिएगा, अभी जो है भारत जो है चौथा एआई एक्शन समिट 2026 आयोजन करेगा, मेजबानी करेगा इसका। और जो तीसरा हो रहा था वो फ्रांस यानी पेरिस में 10 से 11 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है, तीसरा। और पीएम मोदी 11 फरवरी को ये चीजें हम आपको बता दिए, वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ उसकी सह अध्यक्षता की थी एआई एक्शन समिट की। उद्देश्य इसका क्या है एआई एक्शन समिट का, तो एआई के विकास से जो है सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना, कार्यस्थल में एआई के प्रभाव पर संवाद को बढ़ावा देना, नवाचार और सांस्कृतिक क्षेत्र में एआई के उपयोग को जो है प्रोत्साहित करना, एआई में विश्वास स्थापित करना और वैश्विक एआई शासन के लिए एक समावेशी ढांचा तैयार करना। इस उद्देश्य से जो है इस एआई एक्शन समिट को आयोजित किया जा रहा है। कैथे नंबर का है ये, अब की बार जो हुआ तीसरे स्थान पे है, तीसरे नंबर का था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस देश में जो है इसका आयोजन हुआ। और दूसरे नंबर अगला जो है भारत में आयोजन होने वाला है, तो किस देश द्वारा जो है अगला एआई एक्शन समिट आयोजित किया जाएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं कि कितना जो है महत्वपूर्ण है। अब वर्तमान समय में अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एआई जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एआई के बहुत सारे खतरे भी हैं। ये भी आपसे जो है ये आप सब इससे परिचित होंगे, तो याद रखना है ये सब बातें आपको। ये देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी वहां जो है तीसरे समिट में इमैनुअल मैक्रोन के साथ जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी देखेंगे ये मैप है आपका, कहाँ का, फ्रांस का। कहाँ हुआ है इसका मीटिंग, तो पेरिस में हुआ। पेरिस किस नदी के तट पर है,
आपका सीन नदी के, पेरिस का सीन हम आपको बताए थे पिछले सेशन में कभी, पेरिस का सीन बहुत अच्छा है। यानी पेरिस का जो है, ये कभी बिहार पीएसएस में पूछा गया था पेरिस किस नदी के तट पर है, तो सीन नदी के तट पर है। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है मार्सिले, फ्रांस के मार्सिले में जो है भारत का दूसरा वाणिज्य दूतावास खोले हैं, उद्घाटन किए हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। कहाँ खोले हैं? मार्सिले, जो साउथ फ्रांस के जो है, जो साउथ फ्रांस में स्थित है। कहाँ? मेडिटेरियन सी के तट पर स्थित है ये जो है क्षेत्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपका न्यूज है, ये आपको बताए थे एक दिन। अगला है भारत ऊर्जा सप्ताह है, यानी इंडिया एनर्जी वीक का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ आयोजित किया जा रहा है। विकल्प में आपके हैं इंदौर, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन किए हैं नई दिल्ली में। 11 से लेकर के 14 फरवरी तक 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन वैश्विक ऊर्जा बाजार के रूप में भारत के महत्व पर जो है प्रकाश डालता है कि किस तरह से वैश्विक ऊर्जा का बाजार जो है बदल रहा है। तो भारत, जहां आप जानते होंगे भारत जो है वैश्विक ऊर्जा के बाजार के रूप में किस प्रकार से है, इतनी जनसंख्या, इसलिए जो है इसको आयोजन किया जाता है। भारत जो है पहला भारत ऊर्जा सप्ताह पिछले वर्ष 2023 में बेंगलुरु में हुआ था। दूसरा आपका जो है गोवा में हुआ था 2024 में। अब की बार कहाँ हो रहा? दिल्ली में हो रहा है। तो याद रखना है 2024 वाला गोवा में हुआ था। यह वैश्विक ऊर्जा कंपनियों को जो है नेटवर्क बनाने की तकनीक का जो है प्रदर्शन करने और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की खोज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इसलिए इसको जो है आयोजित किया जाता है भारत ऊर्जा सप्ताह को। तो ध्यान रखना ये बातें आपको। अगर दोस्त वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जो आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।